नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 एग्जाम को लेकर लगातार टॉपिक वाइज वीडियो करा रहे हैं। इससे पहले वाला जो टॉपिक देखा था, यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा, जहां से आपको दो प्रश्न एज इट इज TRE 3 वाला जो पेपर रद्द हो गया था उसमें देखने को मिले थे। बाकी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ना नहीं है। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था? केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो सहयोग जो है वो आपका राजा राम मोहन राय ने जो है वो किया था। 1829 का समय था, वो भी आपको पता होना चाहिए। भारत के कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग या एल्गिन? तो लॉर्ड कैनिंग आपका सही होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन काफी है ये, क्योंकि पूछा काफी जाता है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही 1857 का समय था, जब कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। वुड डिस्पैच का समय है 1854, जो कि विश्वविद्यालय के संदर्भ में है, और वो आपका लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आपको देखने को मिला था। और इसको शिक्षा का, यानी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहते हैं। आपके में आया था ना इस बार पेपर में चौहान समिति करके, तो एजुकेशन से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए थे, मुदालियर आयोग वगैरह, तो आपको उससे रिलेटेड चीजें पता होना चाहिए। इनमें से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोह का दमन। आंसर यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा, यानी बी वाला सही होगा। और गलत कौन सा यहाँ पर है, मतलब जो यहाँ पर सही नहीं है, वो आपका सेकंड वाला है। मतलब दास प्रथा का जो उन्मूलन है वो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नहीं किया था। बाकी लॉर्ड विलियम बेंटिक के अगर काम को देखेंगे, सामाजिक सुधार को देखेंगे, तो जिसमें सबसे पहला तो सती प्रथा आपको ऊपर ऑलरेडी हमने बताया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगों के गिरोह का भी दमन किया था। इसके अलावा धर्म परिवर्तन से होने वाली सभी अयोग्यताओं को समाप्त भी कर दिया था, जैसे दास प्रथा उन्मूलन एक एग्जाम्पल है। और लॉर्ड एलन बरो ने आपका 1843 के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। अगला है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? वेलिंगटन, स्लीमैन, नेपियर या लॉरेंस? आंसर यहाँ पर आपका नेपियर सही हो जाएगा। सिंध में उत्तराधिकार के विवाद में अंग्रेजों ने नेपियर के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया था, और जब अमीरों ने इसका विरोध किया तो उनके विरुद्ध फिर विद्रोह स्टार्ट हो गया था, युद्ध शुरू कर दिया था। पूरे सिंध ने थोड़े समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया था। अमीरों को बंदी बनाकर सिंध से निर्वासित कर दिया गया था। 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज्य शासन में मिला लिया गया था, और चार्ल्स नेपियर को इसका पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन? रिपन, लिटन, लॉरेंस या नॉर्थब्रुक? आंसर यहाँ पर आपका लिटन जो है वो सही होगा। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ कब था? तो 1 जनवरी 1877 को। ये समय भारत का वायसराय कौन? लॉर्ड लिटन था। और इस दरबार में महारानी जो विक्टोरिया हैं, इनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। केसरे हिंद की उपाधि भी जो है वो दी गई थी। तो ये हो गया हमारा पहला दिल्ली दरबार। तीनों अलग अलग थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मोस्टली लोगों को 1911 वाला ही पता है, परंतु आपका दूसरे की बात करें तो वो हुआ था 1903 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। 1899 से 1905 का समय था। और तीसरा जो है दिल्ली दरबार 1911 वाला, जिसमें भारत का वायसराय हॉर्डिंग सेकंड था, 1910 से 16 के बीच में। तो यहाँ पर जो बात की गई ना, वो ये की गई कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लिटन आपका इसलिए सही है, क्योंकि पहला वाला जो हुआ था वो लिटन के टाइम में ही आपको देखने को मिला था। कई लोग तीसरे हॉर्डिंग सेकंड के चक्कर में इनमें से कोई नहीं को भी लगा देते हैं। और साथ ही इसमें बंगाल विभाजन को रद्द करने की और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। अगला, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? कौन से वायसराय को? आंसर आपका इनमें से कौन सा सही हुआ? एल्गिन, लिटन, मेयो या रिपन? आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला मेयो जो है वो सही हो जाएगा। इनके साथ मोए मोए हो गया था, ऐसे ट्रिक से जोड़ सकते हैं। इनको अंडमान द्वीप जो समूह था उसमें छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। और यहाँ पर मेयो के द्वारा जो काम किए गए थे वो काफी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ था, कृषि विभाग की स्थापना हुई थी, राजकुमारों के अध्ययन के लिए इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, नमक कर में वृद्धि की थी, बजट घाटे को कम किया था मेयो ने, और आयकर की दर को भी बढ़ा दिया था 1% से 2.5%। अगला है, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की जो शक्तियां हैं उनको स्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? मेयो ने, सरिसबरी, लिटन, कर्जन? आंसर आपका यहाँ पर लॉर्ड कर्जन जो है वो सही होगा।
देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को स्पष्ट रूप से लॉर्ड कर्जन ने किया था परिभाषित। अब लॉर्ड कर्जन के भी समय की अगर बात करें, भारत के वायसराय के रूप में 1899 से 1905। अब यहाँ पर क्या क्या समय इसके टाइम में काम हुआ, तो एक रेलवे आयोग की नियुक्ति 1901 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904, स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 जिसको पुरातत्व विभाग की स्थापना करके कई बार पूछा जाता है, बंगाल विभाजन तो आपको रटा ही होगा 1905। अगला यहाँ पर सही मिलान करना है, एल्बर्ट बिल है, द्वितीय द्वितीय अफगान युद्ध है, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम है और प्रचार प्राचीन स्मारक अधिनियम है। तो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी का था, ये तो सामने ही लिखा है। प्राचीन स्मारक अधिनियम भी लॉर्ड कर्जन का था, ये भी सामने लिखा है। एल्बर्ट बिल रिपन का था और द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के टाइम। कौन सा ऑप्शन है, तो देखेंगे दो पहले, फिर एक, फिर तीन, फिर चार, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें सभी मैच भी देख लीजिए, एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन, द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी, प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? मेयो था, लिटन था, कैनिंग था, डफरिन था। आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। क्यों होगा? क्योंकि आप कहेंगे भारत पर ब्रिटिश शासन का एक व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरू हुआ था जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया था और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम क्या कर दिया था? पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और प्रशासनिक जो उद्देश्य है उसके लिए ये मेन पद जो है मुख्य तौर पर था। अगला है, बंगाल में जो द्विज शासन प्रणाली है वो किसके द्वारा लागू जो है वो की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक या फिर रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कर्जन, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो है वो सही होगा। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, कि 1765 में की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के जो कार्य हैं उनका निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक जो शक्ति है वो कंपनी के पास थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है, नवाब के पास सत्ता की केवल छाया मात्र है। क्लाइव ने प्रवर समिति को लिखा था कि ये छाया आवश्यक है तथा इसे इसको स्वीकार करना चाहिए। द्वैध शासन जो है उसके जनक कौन थे? लियो कार्टिस थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? ये बताया था ना अभी ऊपर क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग, तो ये तो आपको याद ही हो गया था। अच्छा, इसके टाइम में और क्या क्या काम हुआ है उसमें देखेंगे, तो विद्रोह हुआ था इसी के टाइम में 1857 का। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में और भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 में कैनिंग के टाइम में हुई थी। इसके ही काल में नमक पर कर लगाए जाने का सुझाव दिया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? क्लाइव, स्लीमैन, मिंटो या आपका अलेक्जेंडर? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने कर्नल स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। कर्नल स्लीमैन ने लगभग 1500 ठगों को बनाया था बंदी, तथा अनेक ठग थे जिनको फांसी और आजीवन कारावास जो है वो दिया था। अगला, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? मेयो, लिटन, डफरिन या कैनिंग? आंसर यहाँ पर लॉर्ड लिटन जो है वो सही होगा। इसके बारे में अगर बात करते हैं, लिटन के आते ही अग्रगामी नीति अपनाई गई थी और अमीर शेर अली को शर्तें मानने के लिए राजी कर लिया गया था, परंतु परिस्थितियां बदलने पर लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 21 नवंबर 1878 को युद्ध की घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? आंसर हो जाएगा पार्लियामेंटो सुधार 1909। इसमें ही दिया गया था मुसलमानों को अलग से निर्वाचन का अधिकार। अच्छा, इन्होंने इसको लेकर के एक कथन दिया था, वायसराय मिंटो ने क्या कहा था कि जो याद रखना है कि पृथक निर्वाचन जो क्षेत्र है वो बनाकर हम एक ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। अगला, कौन से अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी? तो आंसर 1919 का अधिनियम सही हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसके द्वारा भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 12 जो है वो कर दी गई। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमीशन की नियुक्ति जो है वो की गई थी और इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अगला है, भारत का अंतिम वायसराय इनमें से कौन? तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड लुइस माउंटबेटन था जिसने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वायसराय के रूप में काम किया था। आजादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। दोनों लाइन को आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन में से कोई नहीं है, आपको पता है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। बाकी रेगुलेटिंग एक्ट आपको पता है 1773, जिसके द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। और तो ऐसा इसमें कोई खास जो घटनाएं हैं वही है ना, जैसे बनारस की संधि, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में आपका हुई थी। और हेस्टिंग्स जो थे वो भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था। अगला है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 का समय। सारी बातें आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? मिंटो, कर्जन, लेटन या रिपन? आंसर यहाँ पर लॉर्ड कर्जन जो है वो सही होगा। देसी नरेशों के राजकुमार के सैनिकों के लिए इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। किचनर से विवाद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। कर्जन ने 1903 में कहा कि वायसराय पद से निवृत्त होने पर वो कलकत्ता निगम का महापौर होना पसंद करेंगे। अगला है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1900 में पारित हुआ था और कर्जन के द्वारा जो है वो लाया गया था। एक्चुअल में कर्जन के भारत में आने से पहले यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था जिससे यहाँ की जनता त्रस्त थी। तो उसने मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। उसने यह अधिनियम पारित कराकर किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया था। किसानों को कम ब्याज पर ऋण की सुविधा देने के लिए कृषि बैंक और सरकारी समितियों की स्थापना भी की थी। सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए कर्जन ने सर मान क्रीप की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग को भी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले या फिर सर लियोनिल कर्टिस? आंसर यहाँ पर सर लियोनिल कर्टिस सही हो जाएगा। दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी न्याय गवर्नर पास रखे और आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय और अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर जो है वो छोड़ दिए गए थे। इस व्यवस्था से अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया था, इसी को कहते हैं द्वैध शासन। इसका जनक किसको कहा जाता है? सर लियोनिल कर्टिस, इसको जो है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। किसने कहा था? लिटन ने, डफरिन ने, कर्जन ने, मिंटो ने? तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। क्या कहा था? जो कि आपको बताया। और किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इनमें से कौन था? जॉर्ज था, हैमिल्टन था, सैमुअल या सैलिसबरी? आंसर यहाँ पर लॉर्ड जॉर्ज जो है वो सही होगा। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 वाला था। इसका टाइम कब से कब तक था? जॉर्ज का 1916 से 22। इनमें से कौन सा वायसराय है जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? रिपन, लिटन, मेयो, डफरिन? आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां जो है वो प्रारंभ किया गया। अगला किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1773 में और इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो, अच्छा इसमें तो ये तो पता ही आपको कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी, इन सभी को नियंत्रित करने को लेकर था। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है वो आपकी किसका आधार बनी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, 1909 का, 1919 का, 1935 का? तो आंसर की बात करें तो अभी ऊपर बताया था भारत सरकार अधिनियम 1919, यही है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बाकी मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड था उसमें जो प्रमुख विशेषता थी वो थी प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली। इसमें प्रशासन को दो भागों में बांटा गया था, एक आपका आरक्षित था और एक आपका हस्तांतरित था। आरक्षित विषयों का गवर्नर प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी द्वारा, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर और निर्वाचित मंत्रियों द्वारा किया जाता था। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन? तो सी राजगोपालचारी सही हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाएगा तो राजगोपालचारी जो है वो थे। अगला है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित थी? हेस्टिंग्स, डलहौजी, लॉरेंस हेस्टिंग्स? आंसर आपका वॉरेन हेस्टिंग्स सही हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति जो आई थी वो आपकी थी 1765 से 1813 के बीच में। इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर और मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया था। वेलिजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया था। वेलिजली का उद्देश्य था भारतीय रियासत को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना। उसने भारतीय रियासत जो थे उनको अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति की ओर सैनिक रक्षा के घेरे में भी लाने का प्रयत्न किया था।
अगला क्वेश्चन आपका, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 आपका आया था? आंसर आपका लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो सही हो जाएगा। और इसमें ऐसा कोई और खास पॉइंट नहीं है, बस ये है कि लास्ट वाला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना 1932 में, उसी में श्वेत पत्र जारी हुआ था। इसी में ही संसद की प्रवर समिति को लेकर के विचार जो है वो किया था, और इसी समिति के अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो। बाद में इसी के आधार पर 1935 का अधिनियम बनाया गया था, जिसमें संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता जो थी उसके सिद्धांत को इसमें स्वीकार किया गया था। विंस्टन चर्चिल ने 1942 में घोषणा की थी कि भारत के संवैधानिक समाधान के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत का दौरा करेंगे। रेमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय को घोषित किया था, दलितों से संबंधित था। क्लीमेंट एटली ने, ये वाला क्वेश्चन आपका याद होगा तो आपके पेपर में आया था इसी बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले में, जो पेपर रद्द हो गया था। क्या आया था कि प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी कि जून 1948 तक पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। तो आपके पेपर में ये तारीख पूछी गई थी 20 फरवरी 1947। ये क्वेश्चन याद होगा, अभी पिछले वाले पार्ट में ही कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक वर्ग या फिर संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए या मुसलमानों को मनोनयन के द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व। तो पहला ही सही हो जाएगा, जिसमें बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद से ही 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, इनसे मिला था और केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन के लिए मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति जो थी उसकी मांग जो है वो की थी। मुसलमानों को 1909 के अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था में शामिल किया गया था। अगला है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था कब? तो कब स्वीकार किया गया था? आंसर यहाँ पर 1853 में जो है वो स्वीकार किया गया था। इसमें प्रतियोगितात्मक जो परीक्षाएं होती हैं उसके आधार पर सरकारी सेवाओं में भर्ती को लेकर के बात की गई। तो 1853 आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले जो है इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का भी गठन किया गया था इसकी देखरेख को लेकर के। अगला है, इनमें से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एक्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें बताया गया है कि इसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की शक्तियां भी कॉर्नवालिस को दे दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था और इस एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत जो है वो की थी। इसने बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति की थी। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी जो है वो की गई थी। सुप्रीम कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना और धार्मिक मामलों में अधिकारिता भी प्राप्त थी। 1793 के चार्टर ने कंपनी के व्यापार करने की अवधि को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया था और 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीनी पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा था। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था, तो क्या? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। तो इसको आपको याद रखना है, काफी पूछा जाता है, क्योंकि प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त करके क्या कर दिया गया था? केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना तथा भारतीय जो संघ है उसकी संरचना का भी प्रावधान जो है वो था। कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था है वो किस में समाप्त की गई या किस में लाई गई, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। तो बताइए कौन सा सही होगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेजी थी, वो आप डाउनलोड करते रहिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए लाइक का टारगेट 400 लाइक का है, जैसे कंप्लीट होते हैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहिएगा, पीडीएफ और अपडेट जो डेली है वो भी वहीं पर आपको मिलती रहेगी। तो लॉर्ड कर्जन सही हो जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यों की चरम सीमा बंगाल का 2 भागों में विभाजन था। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन को प्रभावी कर दिया था। कर्जन ने इस विभाजन को केवल प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्व्यवस्थापन बताया था, परंतु वास्तविक उद्देश्य तो यही था कि कैसे राष्ट्रवादी गतिविधियां उसको समाप्त किया जाए। बंग भंग के विरोध में 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया था।
अगला है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार इनमें से कौन था? आंसर की बात करते हैं तो आंसर पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है यहाँ पर सही होगा। ये जो है संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय के साथ सहायक संधि की थी। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल जो था वो आपका था 1798 से 1805 के बीच में। इनमें से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? आंसर यहाँ पर आपका वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो सही हो जाएगा। और क्लाइव के द्वारा बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया था, जिसे 1772 में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का अंतिम गवर्नर था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अगला है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? बता चुके हैं, ये तो सी राजगोपालचारी अभी ऊपर आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कब स्थापना हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना, इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में परिवर्तन करना, कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करना, ये सारी चीजें थी। तो इसी को लेकर के 1773 में ब्रिटिश संसद ने इसको पास किया था। 1774 में इसे लागू किया गया था और इस एक्ट के जो प्रावधान थे उसके अंतर्गत 1774 में बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक बिहार प्रांतीय किसान सभा करके होता है ना, वो अलग होता है, ये प्रांतीय सभा है, उसका समय 1929 देखने को मिलता है। अगला है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? रिपन ने या फिर लिटन ने? आंसर इन्हीं में सही है, तो लॉर्ड रिपन आपका सही होगा। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसको रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया था, 1878 का था। इसमें लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। इस एक्ट के अंतर्गत अनुचित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार भी मिल गए थे। अगला है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? मिंटो, हॉर्डिंग, कर्जन, लिनलिथगो? आंसर सी वाला सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। कर्जन जो था वो इतिहास और पुरातत्व का विद्वान था। उसने प्राचीन स्मारक की रक्षा के लिए 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था और भारत में प्राचीन जो स्मारक हैं उनकी मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड भी इसने धनराशि निश्चित की थी। अगला भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद, संविधान सभा, भारत का संसद? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था ग्रहण, जुलाई 1946 में पहली बैठक इसकी देखने को मिली थी। अगला है बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन? आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग जो है वो सही हो जाएगा। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, लॉर्ड हॉर्डिंग वायसराय था, इसी में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ये सारी चीजें बता चुके हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। अगला है द्वैत शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हो गया था, प्रतिफल था किसका था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का ये प्रतिफल जो है ये था, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे और भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? चेम्सफोर्ड। बाकी जो मेन पॉइंट थे उसमें यही थे कि द्वैत शासन प्रांतों में कैसे जो है वो स्थापना के लिए द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत हो, प्रांतीय विषय को दो भागों में विभाजित किया जाए, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, और ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं। लोक सेवा आयोग का गठन भी। अगला है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था? 1904 बता चुके हैं, ऊपर आया था क्वेश्चन अभी। 1902 में थॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित हुआ था, सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट। तो एक्ट बाद में आया, आयोग पहले आया। ये है लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अभी टीचर वाले से पोर्शन में जो क्वेश्चन आए ना वो करवाएंगे। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, तो ये आपका कब? 1877 में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया था इसी में ही, और इसी में ही आपका भारत की साम्राज्ञी इनको घोषित किया गया था। बाकी ऐसा इसमें खास कोई पॉइंट नहीं है। लास्ट में भी देख सकते हैं कि इनके द्वारा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा की गई थी जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा गया था। अब देखते हैं इसी टॉपिक से थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और हैं। लॉर्ड लिटन इनमें से किससे संबंधित नहीं है? बीपीएससी प्री में आया 2023 में। आंसर इल्बर्ट बिल जो है वो सही हो जाएगा। लॉर्ड लिटन का संबंध जो है इल्बर्ट बिल से नहीं है। अगर बात करें इल्बर्ट बिल को लेकर के, तो 1883 में प्रस्तावित एक
विवादास्पद विधेयक था जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग यहाँ पर की गई थी। पहले केवल जो यूरोपीय न्यायाधीश थे वही यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। बिल को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने जो है वो पेश किया था। लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। इस बात को याद रख सकते हैं। 1878 में ही शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। इस बात को भी याद रख सकते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन और ये आया था बीपीएससी के टीचर वाले पेपर में। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2, यानी ये आया था फर्स्ट फेज वाली वैकेंसी में, जो सेकंड वाली शिफ्ट थी। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? 5 अगस्त, 15 अगस्त, 25 अगस्त। आंसर इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं। जिसमें बताया था 11 अगस्त की तारीख थी और 1942 का समय था। निम्नलिखितों ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे और इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं और आप इस जो आधुनिक हमारा भारतीय समाज चल रहा है ना, इसके लगभग क्वेश्चन समाप्ति हो चुके हैं। आगे एक आधा वीडियो और होगा जिसमें आपका प्रिय पोर्शन समाप्त हो जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि वो महिला स्वतंत्रता सेनानी इनमें से कौन सी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अरुणा आसिफ अली, गुलाब कौर, विस्नी देवी शाह, इनमें से एक सटीक, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।